चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 11। ओवरऑल अगर लेक्चर की बात करें तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे मेटल फॉर्मिंग के बारे में। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू बेसिक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन। इस साहब पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल फॉर्मिंग। इससे पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा देखा होगा कि वहां पर कहीं ना कहीं मटेरियल का रिमूवल होता था, है ना। लेकिन मेटल फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि मेटल को आकार देना, मेटल को शेप देना। किसके मदद से? फोर्स की मदद से, बल की मदद से, है ना। क्या करेंगे? मेटल को अलग अलग आकार देंगे। इसमें साहब मेटल फॉर्मिंग में ना मटेरियल को जोड़ते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल को, ना मटेरियल को रिमूव करते हैं। बस मटेरियल को पीट के या फिर अलग अलग ऑपरेशन है मेटल फॉर्मिंग के, बहुत सारे ऑपरेशन है। एक एक ऑपरेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले आप बेसिक समझिए कि मेटल फॉर्मिंग का मतलब होता है कि मेटल को ताकत के दम पर बल लगा के, फोर्स लगा के, स्ट्रेस लगा के उसके आकार को बदलना। हमको मनचाहा जिस तरह का शेप चाहिए उस तरह का शेप हम धातु से पा सकते हैं। बात समझ में आ गया? बिना मटेरियल को रिमूव किए, बिना मटेरियल को जोड़े। बात समझ में आई? अब देखिए साहब, मेटल फॉर्मिंग क्या लिखा हूं मैं? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस आर मेथड ऑफ शेपिंग मेटल। मेटल को शेप देंगे इनटू डिजायर्ड शेप, अपना मन चाहा जैसा हमको शेप की जरूरत है वैसा शेप देंगे धातु से। और साइजेस, अलग अलग साइजेस में, विदाउट एडिंग और रिमूविंग मटेरियल। ना मटेरियल को ऐड करेंगे ना मटेरियल को रिमूव करेंगे। इंस्टेड द मटेरियल इज डिफॉर्म्ड यूजिंग फोर्स और प्रेशर, है ना। फोर्स और प्रेशर की मदद से हम लोग मटेरियल को क्या करेंगे? डिफॉर्म करेंगे, उसके आकार को बदलेंगे, उसके शेप को बदलेंगे, उसके साइज को बदलेंगे। ठीक है साहब। इट इन्वॉल्व्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब आपने फोर्स लगा के किसी धातु का आकार को बदल दिया, अब वो उसी आकार में रहेगा। बात समझ में आ गया ना? उसी को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मींस मेटल इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड अंडर अप्लाइड स्ट्रेस विदाउट रिमूविंग मटेरियल। बात समझ में आ गई ना? मान लीजिए रॉड है, लोहा का रॉड है पतला सा, आप उसको एकदम ताकत लगा के बेंड कर दिए, ये भी एक तरह का मेटल फॉर्मिंग है साहब, जिसको बोला जाता है बेंडिंग। कितना आसान है, एक एक करके हर चीज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे साहब। आप बस बने रहिए मेरे साथ, पूरा मेटल फॉर्मिंग काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोसेस इज कैरिड आउट आइदर हॉट और कोल्ड। हॉट का मतलब होता है एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, और कोल्ड का मतलब हमने यहां पर लिखा है बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए आप मेटल से जो आकार बना रहे हैं उसका इस्तेमाल आप कहां करेंगे, है ना। इस पर भी डिपेंड करता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर लेक्चर नंबर 8 हीट ट्रीटमेंट का टॉपिक है साहब। वहाँ पर आप देखोगे अगर 12 से 13 मिनट जब लेक्चर खत्म हो जाती है 13 मिनट का, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। ये दो चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आप चाहे तो वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में आपको एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब देखिए, रिक्रिस्टलाइजेशन यानी न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन बनना शुरू हो जाता है। जब भी हम लोग मेटल को बेंड करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे उसके जो ग्रेन्स होंगे ना वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, है ना, स्ट्रेच हो जाते हैं काफी। यानी कि उसमें जितने भी स्ट्रेच्ड ग्रेन्स होंगे वहां पर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उस स्ट्रेस को हमें हटाना है, उस स्ट्रेस को हमें रिलीव करना होता है। बात समझ में आई ना? तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स बनते हैं। जितने भी स्ट्रेस ग्रेन्स हैं वो हट जाते हैं और उसके जगह पर न्यूली फ्रेश ग्रेन ऐड होते हैं। ठीक है, यहां पर हो सकता है आपको डिटेल में ना समझ में आए, आप वहां पर जाके देख सकते हैं जो हमने बताया आपको। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मेटल को जो आकार हम देंगे साहब, उसको गर्म करके देंगे या ठंडा लोहा को पीट देंगे।
बात समझ में आ रहा है ना। आइदर हम लोहा को गर्म करके उसके आकार को चेंज करते हैं, या फिर ठंडा लोहा सामान्य जो आपका तापमान है, रूम टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर हम लोग कोशिश करते हैं क्या करने का, किसी भी मेटल के आकार को बदलने का, फोर्स के जरिए, बल के जरिए, स्ट्रेस के जरिए, प्रेशर के जरिए। ठीक है साहब। It is one of the most important manufacturing process used to give metal their desired shape। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, बहुत पुराना ये मैकेनिज्म है ना, जहाँ पर हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उसके द्वारा हम लोग मेटल को मनचाहा आकार देते हैं, है ना। और उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमने एमएससी में यानी मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, है ना। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, फैटिग, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, क्रीप, बहुत सारा पॉइंट हमने, सोनरस, टफनेस, हार्डनेस, बहुत सारे पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। कभी भी अगर आपको समझना हो तो आप मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का जो प्लेलिस्ट है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। It enhances both strength and performance of metal while offering economical production for a wide range of industries। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मेटल फॉर्मिंग अगर करना होता है तो ये हमें सस्ता पड़ता है थोड़ा, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कंपेरिजन टू अदर ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है मेटल की, उसकी परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होती है। बात समझ में आ रही है ना। जब भी हम लोग मेटल फॉर्मिंग करेंगे, मेनली इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है मेटल फॉर्मिंग को। एक है बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस और दूसरा है सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। बल्क का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत हेवी। तो जब भी हम लोग कोई भी लोहा का आकार या मेटल से, है ना, जब हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे शेप में, साइज में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बल्क डिफॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम लोग कोई भी जो रॉ मटेरियल लोहा को हम लोग उसके शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हैं। यानी लंबे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा बल लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल के आकार को चेंज कर सकते हैं। और सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही पतले मेटल के ऊपर में काम होता है, थिन मेटल्स, है ना, सीट्स, जहाँ पर हम लोग बेंडिंग करेंगे, डीप ड्राइंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग, स्पिनिंग, एक एक करके डिटेल में साहब आपको समझाएंगे। देखिए, बल्क डिफॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं, आपके रोलिंग आ जाते हैं, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, एक एक को अभी साहब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, बस इसको आप समझिए पहले कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है कि यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है। बात समझ में आ गया ना साहब, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए साहब। ठीक है साहब, मेटल फॉर्मिंग में जो अभी हमने बताया था कि इसको हमने बेसिकली दो भाग में कैटेगराइज किया था, एक बल्क डिफॉर्मेशन और दूसरा सीट ऑपरेशन, है ना। तो बल्क डिफॉर्मेशन में हमने पहला पढ़ा रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या है, देखिए, दो रोलर्स होंगे, ये रोलर नंबर 1 है, ये रोलर नंबर 2 है, ठीक है। और यहां पर हमने एक मेटल लिया, ठीक है, और मेटल का मान लीजिए थिकनेस अभी कैपिटल T है। तो जब ये रोलर से साहब ये गुजरेगा ना, तो इसका थिकनेस पतला हो जाएगा और इलोंगेटेड, लंबा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, हमने एक मोटा सा लोहा लिया यहाँ पर, और जब इसको रोलर में फीड कराएंगे तो देखिए यहाँ पर ये लोहा इतना मोटा है, रोलर से निकलने के बाद लोहा का थिकनेस घट गया, यानी कि ये अब क्या होगा, और काफी इसका लेंथ लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि हमने इतना बड़ा लोहा, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये हमने लिया है मेटल, है ना, यहाँ पर अब इसको हम फीड कराएंगे, तो हो सकता है कि हम अब यहाँ से जो निकलेगा वो जो मेटल होगा वो इससे पतला होगा, इसके डायमीटर से पतला होगा, लेकिन ये साहब खींच के लंबा हो जाएगा। हो सकता है कि ये इतना लंबा हो जाए रोलर से गुजरने के बाद। तो ये एक तरह, अब इसमें आप बताइए कि क्या मेटल रिमूव हुआ है, नहीं हुआ है। क्या मेटल को हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, नहीं किया है। तो क्या हुआ है साहब, इसमें मेटल फॉर्मिंग हुआ है। कैसे, इसमें फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा ज्यादा थिकनेस को कम थिकनेस में कन्वर्ट किया गया है बाय यूजिंग
प्रेशर और फोर्स और स्ट्रेस सिंपली। तो रोलिंग का मतलब क्या है? इट इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच अ मेटल पीस इज पास्ड बिटवीन टू रोटेटिंग रोलर। ये दोनों रोलर आपस में घूम रहे हैं, ठीक ना, टू रिड्यूस इट्स थिकनेस और टू मेक इट इनटू अ फ्लैट शीट और डिजायर्ड शेप, है ना। हमने एक लोहा लाया काफी मोटा, लेट अस सपोज कोई भी एक लोहा हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक डायरी है, ठीक है, ये हमारे पास डायरी है ना। अब इसकी थिकनेस देखिए, ये कितना है थिकनेस, इतना थिकनेस है, लेकिन जब इसको रोलर में पास करेंगे तो हो सकता है कि ये काफी पतले पेज में कन्वर्ट हो जाए, ये काफी इस तरह से पतला पेज में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी जो डायरी हमने लिया इसका थिकनेस कितना ज्यादा है और इस पेज का थिकनेस कितना कम है, ये कैसे संभव हो पाया? इसका साइज भी देखिए बड़ा है, ये पेज बड़ा है, ये आपका डायरी छोटा है। ये संभव कैसे हुआ? जब इसको हमने रोलर में डाला, जैसे ही रोलर में डालेंगे इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण क्या होगा? ये फैल जाएगा। बात समझ में आया? और इसकी थिकनेस घट जाएगी, इसी को बोलते हैं रोलिंग, है ना। द रोल्स स्क्वीज द मेटल, यानी मेटल के ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव डालेगा, कॉजिंग इट टू बिकम थिनर एंड लॉन्गर, पतला हो जाएगा और आपका जो मेटल है यहां पर वो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। ए हॉट और कोल्ड मेटल ब्लॉक। अब देखिए साहब, इसको हम ठंडा मेटल भी ले सकते हैं, नॉर्मल हमने मेटल लिया और यहाँ पे लगा दिया, या फिर मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म करके, है ना, इतना गर्म करेंगे जो अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हॉट वर्किंग। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, आप बस अभी यहाँ पर इतना समझिए कि हम काफ़ी गर्म कर लेंगे, एकदम रेड हॉट कर लेंगे यहाँ पर मेटल को, और जब रेड हॉट मेटल होगा उसको बोलेंगे इनगॉट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे साहब? इनगॉट बोलेंगे। और जब उस रेड हॉट मेटल को यहां पर डालेंगे तो हमको तो पता है कि कोई भी मेटल को अगर गर्म करेंगे बहुत ज्यादा तो उसमें डक्टिलिटी बढ़ती है, नहीं बढ़ती, उसमें मैलिएबिलिटी बढ़ती है, उसमें टफनेस बढ़ता है ना। तो जब डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? ये सॉफ्ट होगा, और जब सॉफ्ट होगा तो यहाँ पर हमको जो थिकनेस है ना, वो बहुत ही आसानी से हमको पतला थिकनेस फाइनल हमको मिल पाएगा इस साइड में रोलर से गुजरने के बाद। समझ में आ गया ना? इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए हॉट और कोल्ड मेटल ब्लॉक। आइदर ये हॉट हो सकता है नहीं तो कोल्ड हो सकता है। इज प्लेस्ड बिटवीन टू रोलर, द रोल्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, एंड पुल्स द मेटल, ठीक है, और ये मेटल को खींचेगा। अगर ये घूमेगा तो यहाँ से ये खींचेगा, नहीं खींचेगा। गन्ना देखें ना, गन्ना ए साहब, अभी समझिए, अपने गन्ना का जो रस निकलता है, आपने देखा होगा उस मशीन को, उस मशीन में रोलर नहीं लगे होते और हम लोग बीच में गन्ना डालते हैं, और गन्ना जैसे ही डालते हैं आप देखिए तो गन्ना क्या होता है, वो एकदम आप देखिएगा गन्ना, क्योंकि वो तो नॉन मेटल है, बस हमने समझाने के लिए आपको बोला, तो आप देखे होंगे कि जैसे ही गन्ना हम डालेंगे दो रोलर्स के बीच में तो गन्ना क्या होता है, काफ़ी फोर्स लगने के बाद गन्ना चपटा हो जाता है, नहीं हो जाता, फ्लैट हो जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह मेटल रहेगा तो मेटल फैल जाएगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। बस एकदम उसी तरह से साहब, जैसे गन्ना हम डालते हैं गन्ना मशीन में, उसी तरह दो रोलर के बीच में हम लोग मेटल डालते हैं। ये मेटल लोहा काफ़ी गर्म हो सकता है, काफ़ी ठंडा भी हो सकता है, काफ़ी ठंडा यानी रूम टेम्परेचर, ठीक है। एज इट पासिस द मेटल गेट्स कंप्रेस्ड, जैसे ही पास होगा मेटल दबेगा, एंड स्ट्रेच्ड, खींचेगा भी, चेंजिंग इट्स थिकनेस एंड शेप। अब दो तरह के रोलिंग, अगर यहाँ पर गर्म इस्तेमाल किए तो उसको बोल देंगे हॉट रोलिंग, अगर यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर पर अगर हमने मेटल का इस्तेमाल किया है तो उसको बोल देंगे कोल्ड रोलिंग। हॉट रोलिंग में ऑपरेशन शुड बी डन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब हम इस मेटल को इतना ज़्यादा हीट करेंगे जहाँ पर न्यू स्ट्रेन फ्री ग्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। और जब न्यू ग्रेन्स बनेंगे तो आपका क्या होगा, वो डक्टाइल हो जाएगा, ग्रेन्स काफ़ी डक्टाइल होगा और आसानी से ये क्या हो सकता है, फैल सकता है। इसमें डक्टिलिटी आसानी से बढ़ सकती है, इसमें मेलिएबिलिटी आसानी से बढ़ सकती है। बात समझ में आ गया ना साहब। कोल्ड रोलिंग, कोल्ड रोलिंग का मतलब इसको गर्म नहीं करेंगे, एकदम रूम टेम्परेचर पर 35-37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस पर आराम से कोई भी लोहा लाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे। बात समझ में आ गया ना। अब जब यहाँ पे ठंडा लोहा डालेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा ना इसको पतला करने के लिए, लेकिन गर्म लोहा को पतला करना आसान होता है। बात समझ में आया ना साहब। तो कोल्ड, अगर हम लोग कोल्ड रोलिंग करेंगे तो ऑपरेशन शुड बी डन बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अच्छा, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन इतना गर्म नहीं करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाएगा साहब। इतना भी गर्म नहीं करेंगे, इतना गर्म करेंगे जिससे वो काफ़ी रेड हॉट हो जाए,
पिघलना नहीं चाहिए, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे रहेगा हमेशा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इतना आप जान जाइए, हर धातु के लिए, हर मेटल के लिए अलग अलग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है साहब। बात समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जैसे स्टील का सीट बनाना है, हाँ, मान लीजिए आपको प्लेट बनाना है, ठीक है, मान लीजिए बीम बनाना है, रेल बनाना है, रेल्स जानते हैं ना, ट्रेनों में इस्तेमाल होता नहीं है क्या रेल्स, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर बनाना है, ठीक है, तो ये सारे हम इस रोलिंग के मदद से बना सकते हैं। आई होप आपको रोलिंग थोड़ा बहुत तो साहब जरूर समझ में आया होगा कि व्हाट इज रोलिंग, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए साहब, फिर हम लोग नेक्स्ट मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए साहब, नेक्स्ट जो साहब मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है वो है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक बंद कंटेनर होता है, ठीक है, एक बंद कंटेनर है। इस फिगर को पहले समझिए, उसके बाद आप यहां पर हम जो लिखे हैं साहब आपको समझ में आएगा। पहले आपका मेन काम है फिगर को समझना। ये मानिए एक बंद कंटेनर है, एक बंद कंटेनर है और अंदर में एक लोहा का बड़ा सा गर्म लोहा का ब्लॉक रखा हुआ है जिसका नाम है बिलेट। ध्यान से समझिए, क्या है, एक गर्म लोहा है, एक गर्म लोहा का ब्लॉक है जिसको हमने क्या बोला, बिलेट। बात समझ में आया, बिलेट अंदर में रखा हुआ है और यहां पर एक ओपनिंग बना हुआ है, ओपनिंग देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है डाई। जो ओपनिंग बना हुआ है यहां पर इसको बोलेंगे डाई। ये पूरा कंटेनर है, ये एक हथौड़ा के जैसा है साहब। इस पर फोर्स लगाएंगे, ये धीरे धीरे बिलेट पर क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। क्योंकि बिलेट तो काफी बड़ा है, एक काफी ब्लॉक ही है ना, ये इतना बड़ा ब्लॉक ही है ना, और इस पर हम धक्का लगा रहे हैं किसके मदद से, रैम के मदद से। और प्लंजर भी इसको बोलते हैं, या तो रैम बोलिए या प्लंजर बोलिए। पी का मतलब प्रेशर, इधर से प्रेशर लगा रहे हैं। जब इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये रैम किस पर प्रेशर लगाएगा साहब, बिलेट पर लगाएगा। और जब बिलेट को जब काफी ज्यादा प्रेशर से दबाएंगे ना साहब, तो ये क्या करेगा, इस ओपनिंग से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बिलेट पर फोर्स लगा रहे हैं रैम की मदद से, और ये डाई के मदद से ये क्या होगा, जितना बड़ा डाई का मुंह होगा साहब, जितना बड़ा डाई का मुंह होगा उतना ही क्रॉस सेक्शन का, उतना ही थिकनेस का मेटल बाहर निकलता चला जाएगा। बात समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए साहब, कोलगेट से आप ब्रश नहीं करते क्या, ब्रश से ब्रश करते हैं, लेकिन जो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो टूथपेस्ट का मुंह कैसा है, सर्कुलर। तो जैसे ही टूथपेस्ट को आप दबाइएगा तो सर्कुलर डिजाइन में ही ना कोलगेट निकलता है साहब। अगर मान लीजिए उसका मुंह रहता कैसा, रेक्टेंगुलर, उसके बाद आप जब टूथपेस्ट को दबाते तो रेक्टेंगुलर डिजाइन का टूथपेस्ट निकलता, नहीं निकलता साहब, निकलता या नहीं निकलता। बस उसी तरीके से आप इसको, वो भी एक तरह का एक्सट्रूजन है साहब। बस उसी तरह से आप समझिए, यहां पर क्या है, लोहा का बिलेट है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं रैम की मदद से। लेकिन टूथपेस्ट में आप फोर्स लगाते हैं हाथ की मदद से, नहीं लगाते, लेकिन यहां पर फोर्स लगाएंगे रैम की मदद से, ठीक है। रैम फर्दर मशीन से कनेक्ट है, तो रैम और प्लंजर इसको बोलेंगे। बिलेट पर फोर्स लगाएंगे तो बिलेट काफी बड़ा ब्लॉक है। अब ये जिस शेप का मुंह होगा, जिस साइज का मुंह होगा, है ना, जितना बड़ा इसका ओपनिंग होगा उतना ही बड़ा से आपका ये वाला प्रोडक्ट निकलता चला जाएगा। यही है आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट मतलब एक्सट्रूजन प्रोसेस के बाद जो हमको मेटल मिला, जो हमको प्रोडक्ट मिला, उसको बोल दिए एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। यहां पर कितना बड़ा मेटल है, देखिए यही है बिलेट, ये है साहब बिलेट, देख रहे हैं ना, ये पूरा लोहा का एक ब्लॉक है काफी बड़ा, और इससे हमने क्या बना दिया, रॉड बना दिया। देखिए नहीं बनाया, अब ये लंबा निकलते चला जाएगा, फोर्स लगाते चले जाएंगे और ये इधर रॉड बन के निकलता चला जाएगा। टूथपेस्ट को आप दबाते रहिए, टूथपेस्ट निकलता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना साहब। बस इसी को बोलते हैं एक्सट्रूजन, ठीक है। अगर मान लीजिए बिलेट पूरा गर्म है, लाल है, तो हॉट एक्सट्रूजन, ठंडा है तो कोल्ड एक्सट्रूजन। लेकिन ज्यादातर हम लोग हॉट बिलेट का ही इस्तेमाल करते हैं, ये जो रहेगा वो हॉट रहेगा। दो तरह के एक्सट्रूजन होते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होता है, एक बैकवर्ड एक्सट्रूजन होता है। अभी उतने डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे साहब, बात समझ में आया ना। बस आपको समझना है कि एक्सट्रूजन प्रोसेस होता क्या है। एक्सट्रूजन प्रोसेस एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक कंटेनर के अंदर में बिलेट रखते हैं और उस पर रैम के द्वारा फोर्स लगाते हैं, और जितना डाई का साइज होगा वही साइज का हमारा फाइनल एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट निकलता है। बस यही है साहब
साहब एक्सट्रूजन। इसमें ना मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, बट रैम के द्वारा बस फोर्स लगा रहे हैं और आपका जो शेप एंड साइज है फाइनल एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का उसका चेंज हो रहा है। बस यही है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एक्सट्रूजन प्रोसेस। लिखिए ना साहब। नेक्स्ट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है साहब वो है ड्राइंग। ड्राइंग, अब देखिए ड्राइंग का अंग्रेजी में मीनिंग बहुत अलग होता है भैया। बैठ के हम एक कॉपी में बैठ के चित्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है। मेटल फॉर्मिंग में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखिए ये डाई है, पहले डायग्राम समझिए। ये आपका डाई है दोनों, है ना, देख रहे हैं ना डाई। अब देखिए यहाँ पर इसका मुंह देख रहे हैं, ओपनिंग कितना छोटा है और इधर से हमने कितना बड़ा मेटल को डाला है। वर्कपीस का जरा डायमीटर तो देखिए साहब, ये कितना मोटा है, लेकिन यहाँ पर जो डाई का ओपनिंग है ये कितना छोटा है, देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है? मेटल को लगा के और इधर से खींचना है साहब। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर कोई धक्का नहीं मारेगा, ध्यान से समझिए, धक्का कोई नहीं मारेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? जैसे ही डाई में आप लगाएंगे इधर से खींचना पड़ता है इसको। ए पुलिंग फोर्स, पुलिंग समझते हैं ना, पुलिंग फोर्स। इधर से खींचिएगा तो ये जो बड़ा वाला आपका वर्कपीस है जिसका डायमीटर अभी बहुत ज़्यादा है, जैसे ही ये यहाँ से ओपनिंग से बाहर निकलेगा ऑटोमेटिकली इसका डायमीटर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा और ये इलोंगेटेड, यानी ये शेप लंबा होता चला जाएगा। इसी को तो बोलते हैं ड्राइंग साहब, ड्राइंग, है ना। हमने एक मोटा रॉड लिया और यहाँ पर खींचेंगे, ओपनिंग के पास क्या करेंगे? खींचेंगे। अब हाथ से तो खींचेंगे नहीं क्योंकि मेटल का रॉड है, उतना ताकत आपके पास है नहीं, तो मशीन से खींचेंगे ना साहब, समझ रहे हैं ना। देखिए इट इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच ए मेटल वायर रॉड और ट्यूब इज पुल्ड। ये मेटल वायर हो सकता है, रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या करेगा? इज पुल्ड यानी खींचेंगे थ्रू ए डाई, डाई के मदद से खींचेंगे टू रिड्यूस इट्स डायमीटर। यहाँ पर डायमीटर देखिए कितना पतला रॉड है, यहाँ पर डायमीटर देखिए कितना है। टू रिड्यूस इट्स डायमीटर एंड इंक्रीजेज इट्स लेंथ। हमने अभी इससे चाहेंगे तो एकदम इतना बड़ा रॉड बना देंगे, एकदम लंबा रॉड बना देंगे, बस इतना ही आपका यहाँ पर इतना ही लंबा है, लेकिन यहाँ से निकलेगा तो ये रॉड काफी लंबा हो जाएगा साहब, ठीक है। और यूनिफॉर्म आपका डायमीटर रहेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम यूनिफॉर्म डायमीटर रहेगा आपका। कितने तरह के ड्राइंग होते हैं? 3 तरह के ड्राइंग होते हैं। एक है वायर ड्राइंग, हमने लोहा डाला, लोहा का रॉड हमको बाहर से तार बन के निकलेगा, वायर बन के निकलेगा, टू मेक थिन वायर, वायर ड्राइंग। रॉड ड्राइंग है ना, मोटा मोटा एकदम लोहा लेंगे और घुसा देंगे, एकदम कहाँ घुसा देंगे भैया? डाई में घुसाएंगे, बात समझ गए। तो कैसा हमको मिलेगा? वो मोटा लोहा से हमको लंबा लंबा रॉड निकलेगा, लंबा लंबा बार निकलेगा। हो सकता है अगर ये सर्कुलर हो तो सर्कुलर निकलेगा, अगर मान लीजिए ये आपका स्क्वायर के शेप में हो तो स्क्वायर रॉड बनेगा, ट्रायंगल के शेप में है ट्रायंगुलर रॉड मिलेगा, एंगल के शेप में है एंगुलर रॉड मिलेगा। जैसा डाई का ओपनिंग होगा वैसा ही हमको शेप एंड साइज मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट का। उसके बाद एक ट्यूब ड्राइंग। ट्यूब ड्राइंग मतलब टू मेक हॉलो ट्यूब्स, ठीक है। हॉलो ट्यूब्स बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? ड्राइंग का, ठीक है साहब। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स बना सकते हैं, केबल वायर ही होता है। बाईसाइकिल का जो स्पोक होता है, साइकिल का स्पोक बना सकते हैं, मोटरसाइकिल का स्पोक बना सकते हैं, मेटल का ट्यूब बना सकते हैं साहब, खोखला ट्यूब, हॉलो ट्यूब बना सकते हैं, रॉड बना सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना लिखिए। उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे फोर्जिंग। फोर्जिंग को अभी थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे और फोर्जिंग को एकदम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले साहब हॉट एंड कोल्ड वर्किंग पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले इसको आप लिखिए साहब। लास्ट मेटल फॉर्मिंग हम पढ़ रहे हैं साहब, मान लीजिए आज के लेक्चर के लिए, उसका नाम है फोर्जिंग। अच्छा, फोर्जिंग क्या होता है साहब? फोर्जिंग एक मेटल आपका सीट मेटल ऑपरेशन है ना, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है, सीट मेटल नहीं बोलेंगे। फोर्जिंग एक आपका क्या है साहब? मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है, जिसमें क्या होता है, हम लोग कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा, है ना, मेटल के शेप को चेंज करते हैं, उसके साइज को चेंज करते हैं। देखिए ये आपका 2 डाई है ना, ये अपर डाई है, ये लोअर डाई है, ठीक है। ये मान लीजिए हमने फिक्स रखा है,
ठीक है। अपर डाई के ऊपर में फोर्स लगा रहे हो और ये आपका वर्क पीस है। अब देखिए जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे ये जो वर्क पीस है इसका शेप चेंज होते होते फाइनली जिस शेप का डाई है, जिस शेप का डाई रहेगा आपका फाइनली उसी शेप का हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कैसे हुआ? बाई अप्लाइंग कॉम्प्रेसिव फोर्स, है ना। देखिए इन फोर्जिंग मेटल इज शेप्ड बाई अप्लाइंग कॉम्प्रेसिव फोर्स यूजिंग ए हैमर। या तो आप एकदम हथौड़ा से मारिए लोहा पर तब भी शेप चेंज होता है, आकार चेंज हो जाता है मेटल का। प्रेस कीजिए, है ना। प्रेस का मतलब बहुत सारे ऑटोमेटिक प्रेस भी आते हैं जिससे हम लोग मशीन के मदद से क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं वर्कपीस के ऊपर में। और डाई इट कैन बी डन एज हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग। ऐसा हम मान लीजिए वर्कपीस को गर्म कर देंगे तो हॉट फोर्जिंग, और अगर एकदम नॉर्मल वर्कपीस को लिए जो रूम टेम्परेचर पर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसको बोलेंगे कोल्ड फोर्जिंग। देखिए ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोसेस इंप्रूव्स स्ट्रेंथ ड्यू टू रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर। अब इसमें जो ग्रेन स्ट्रक्चर होगा वर्कपीस में वो अलग होगा साहब। अब इसमें ग्रेन स्ट्रक्चर अलग होगा और फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो इसमें काफ़ी डेंस ग्रेन स्ट्रक्चर होगा, भारी हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसका जो ग्रेन होगा वो रिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना साहब। इससे हम लोग क्रैंकशाफ्ट बनाते हैं, कनेक्टिंग रड बनाते हैं, स्पैनर बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं, गियर बनाते हैं। बोल्ट जानते हैं ना ये साहब, एक आपको मान लीजिए इस तरह का आपका एक लोहा का पीस रहेगा और हथौड़ा से मारेंगे इसको डम डम, यहाँ पर इसको हथौड़ा से मारेंगे इसके माथा पर पूरा खटाक खटाक, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ए साहब ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो एक तरह का बोल्ट नहीं है क्या साहब, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको बोलेंगे फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब एकदम उस पर फोर्स लगाएंगे हैमर के मदद से, प्रेस के मदद से, और उसके आकार को चेंज करेंगे साहब। अगर गर्म वर्कपीस का यूज करेंगे हॉट फोर्जिंग, ठंडा वर्कपीस का यूज करेंगे तो कोल्ड फोर्जिंग। एकदम आसान भाषा में समझिए ना साहब। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। बात समझ में आ गई साहब। तो आप इसको लिखिए। ये साहब फोर्जिंग इस चैप्टर में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट हम आपको जानकारी हो जाए इसलिए रोलिंग बताया, इसलिए एक्सट्रूजन बताया, इसलिए ड्राइंग बताया। लेकिन चैप्टर 4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है साहब मेटल फॉर्मिंग का, वो है फोर्जिंग। फोर्जिंग को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ आप ब्रीफ में समझिए। इस लेक्चर में फोर्जिंग का मतलब है एक लोहा, उसके ऊपर एकदम पीटेंगे हथौड़ा से तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया साहब। इसी को बोलते हैं फोर्जिंग। अब इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 को हम यहीं पर समअप करते हैं, एंड करते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।